नमस्ते, गुड मॉर्निंग। विक्रम संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, है ना? यह नववर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तरोत्तर प्रगति वाला हो। और मैंने कल भी एक बात आपसे बोली थी कि मेरी अपनी जिद है कि जो बच्चा नियमित रूप से मेरे संपर्क में है और पढ़ रहा है, उसको मैं सफलता अवश्य दिलवाऊंगी। और अभी जो पिछला साल गया है, उसमें भी काफी सारे बच्चों ने एक ही वर्ष में तीन तीन से चार चार गवर्नमेंट जॉब लिए हैं। उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया था। और कम से कम 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स वो थे जिनकी की यहाँ आ नहीं पाए हैं, मैसेजेस किए हैं, कॉल किए हैं, यहाँ लाइव इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स वो थे जो कि कम से कम 2 से 3 एग्जाम में पास हुए हैं। तो आज से आप भी एक संकल्प लीजिए कि आपको भी कम से कम 2 गवर्नमेंट जॉब इस साल में प्राप्त करनी है। संकल्प लिया आपने? बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और ध्यान रखो, ये साल जो है वो आप भूमिगत हो जाओ, किसी को भी मत दिखो कि आप भी संसार में हो। समझ में आ रहा है? ये वाली प्लानिंग के साथ चलोगे तो कुछ होगा। किसी को मत दिखो, केवल आप यहाँ आ रहे हो और अपने रूम पे जा रहे हो। 2 ही जीवन जियो आप इस साल, और इसके बाद आपके पास अपनी बहुत अच्छी लाइफ है, खूब सारा पैसा है ना? एक अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही है आगे। इसीलिए खूब उड़ना, खूब खुश रहना, खूब इंजॉय करना, जाहो जहां जा सकते हो वहां जाना, लेकिन इस साल कहीं नहीं जाना है, ध्यान देना है ना। इस साल पूरी तरह से अपने आप को भूमिगत कर लो, गायब कर लो। और अगला साल से लेकर जब तक जी रहे हो तब तक आपका ही साल है, ठीक है ना? चलिए, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं और दिल से बहुत सारा स्नेह, बिल्कुल अथर्व और गार्गी जैसा ही, है ना? लव यू ऑल। खूब सारी ब्लेसिंग्स, है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? संज्ञा प्रकरण भाग 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। संज्ञा प्रकरण भाग 2 की बात कर रहे हैं। पहले भाग 1 की थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्या था भाग 1? संज्ञा प्रकरण भाग 1 में हमने देखा था बिल्कुल बेसिक में जाके कि व्याकरण क्या है। वी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु से ल्यूट, व्याकरणम, ल्यूट प्रत्यय करने पर क्या बना? व्याकरणम बना। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपसे। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो व्याकरण है उसके लिए उसकी परिभाषा तो पाणिनि ने क्या दी? व्यक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। और पतंजलि ने क्या दी? लक्ष्य लक्षणे। व्याकरण में लक्षण शब्द का तात्पर्य क्या है? लक्षण कौन है? सूत्र है। लक्षण यानी नियम, नियम यानी सूत्र। ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि आनंदवर्धन ने व्याकरण के लिए क्या कहा? प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरणाः। 4 ऑप्शन में से आएगा, पहचान तो जाओगे ना, बात तो पता ही आपको। प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरणाः, यानी वैयाकरण जो है वो तो प्रथम विद्वान थे, क्योंकि व्याकरण ही सभी शास्त्रों का क्या है? मूल है ना? व्याकरण ही मूलत्वात्, व्याकरण सभी शास्त्रों का मूल है। इसलिए प्रथम विद्वान तो कौन हो गए? व्याकरण वाले लोग हो गए। ऐसा कहा किसने? आनंदवर्धन ने। ये भी हो चुका। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने ये की थी, किसके बारे में? 2 प्रकार की परंपराओं के बारे में, है ना? जो कॉमन चीज है वो उसका रिवीजन नहीं करवा रही हूं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले 2 जो परंपरा थी उनका एक नाम था। वो एक नाम क्या था? नव्य व्याकरण। कंफर्म है? जाके बच्चों रीडिंग जरूर लगानी है। रटने को, याद करने को तो मैं कहती नहीं, कि एक बार रीडिंग जरूर लगाना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल 2 बार रिवाइज करवाया मैंने, एक बार आपको जाके करना है। देन जैसे ही आप आओगे मैं फिर सब्जेक्ट उठाऊंगी और वो बात करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है ना? बहुत ढंग से पढ़ेंगे, संस्कृत के बारे में चिंता करनी नहीं है। हम बात कर रहे हैं, एक चीज है नव्य व्याकरण। नव्य व्याकरण, है ना? और नव्य व्याकरण से बहुत पहले क्या था कि पाणिनि ने अपने ग्रंथ, कौन सा? अष्टाध्यायी, उसमें 10 व्याकरणों का उल्लेख किया था। इंद्रम, चांद्रम, क्राश, कृत्स्नम, कोमारम, शाक्तायनम, ऐसे करके, जो कि पहले व्याकरण की चर्चा करते थे। लेकिन व्याकरण जब से सिस्टमैटिकली लिखा गया तब से वो कहलाया जाने लगा कौन सा? नव्य व्याकरण। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, 2 लोग मिलकर कभी बिजनेस करते ना तो कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छी चलती है, सही है ना?
कुछ दिनों तक तो बहुत बढ़िया चलती है कि हम तो एक जिस्म दो जान, जो भी है, व्हाटएवर, आई डोंट नो जो भी है डायलॉग्स वैसे चलता है, सब कुछ बहुत अच्छी इंटीमेसी रहती है उनमें। लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मतभेद आ जाते हैं और दो लोग अलग हो जाते हैं। हमेशा की एक ट्रेंड है। तो यहाँ पर भी जो नव्य न्याय था ना, वो दो भागों में बट गया। और सबसे पहली परंपरा आ गई कौन सी? बारहस्पत्य परंपरा, जो कि किसने प्रवर्तित की? शाक्टायन ने। शाक्टायन ने ये कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी तो कौन है? बृहस्पति हैं, तो हम तो बारहस्पति परंपरा को मानेंगे। और शाक्टायन ने सर्वे सर्वा माना किसको? बृहस्पति को। यानी व्याकरण शास्त्र को प्रवर्त करने वाला व्यक्ति तो हमारी नजर में कौन है? बृहस्पति है। ऐसा माना किसने? ब्रह्मा। मतलब बृहस्पति यानी ब्रह्मा, बारहस्पति यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा से संबंधित है ना, बृहस्पति यानी ब्रह्मा से संबंधित। फिर उसके प्रथम है ना, वो जो बारहस्पति परंपरा है, उसके प्रथम प्रयुक्ता थे कौन? इंद्र। ठीक है, इंद्र थे, ऐसा माना। फिर इस शाखा के अन्य फॉलोअर तो कौन थे? भारद्वाज आदि ऋषि थे। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे कि ये जो परंपरा थी बारहस्पत्य, इसके आदि प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा। प्रथम प्रयोक्ता कौन है? इंद्र। और ये जो बातें कही, इस मत को आगे लेकर चला कौन? शाक्टायन। चैप्टर क्लोज। ठीक है, इधर आ जाओ अच्छे से। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि त्रिमुनि ने ये कहा कि हमारी जो परंपरा है, वो परंपरा तो किसने दी है? शिव ने दी है। यानी भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि से जो 14 बार बजी थी ना, उससे क्या निकले थे? माहेश्वर सूत्र निकले थे। और वो शंकर की डमरू की ध्वनि की जो आवाज है, उसी से माहेश्वर सूत्र निकले, उसी से वर्णमाला निकली, और उसी से सारा का सारा संस्कृत बना। ये कौन कह रहे थे? कौन कह रहे थे? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि यानी मुनित्रय। और कौन सी शाखा में कह रहे थे? तो माहेश्वर शाखा, माहेश्वरी शाखा में कह रहे थे। ठीक है, फिर हम लोग बात करें पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, फिर वरदराज, और है ना, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर थे। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, मुनित्रय की चर्चा कर रहे थे। मुनित्रय में सबसे पहला मुनि हमने पढ़ा कौन? पाणिनि। और पाणिनि जो है, उनका जन्म हुआ या कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो 500 ईस्वी। ठीक है, फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पाणिनि जो है, वो तो कहलाते हैं कौन? सूत्रकार। पाणिनि तो क्या कहला रहे हैं यहाँ पर? सूत्रकार कहला रहे हैं। सूत्रकार, शालातुरीय, शालीय, दाक्षीपुत्र, रट दो। असंभव क्या है? मुझे तो पता ही नहीं चलता असंभव की परिभाषा क्या है। लोगों ने बल्ब खोज लिए, आकाश में चले गए, वो तो हमें करना ही नहीं है ना। आकाश में चले गए, पाताल में चले गए, कहां कहां जाके खोजे कर रहे हैं, वो तो हमें करना ही नहीं है। वो भी तो सामान्य मनुष्य है ना। हमें तो सिर्फ ये करना है कि भावना मैम ने जो 5 रजिस्टर बना के, समझा के, याद करवाए हैं, उनका रिवीजन ही तो करना है। कितना इजी काम है। आकाश और पाताल में जाके खोजे करने को तो नहीं कहा जा रहा ना आपसे। आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भावना मैम ने जो 5 रजिस्टर बनवाए हैं, उनको समझाया है, याद करवाया है, हजारों बार ट्रिकी तरीके से उनका रिवीजन करवाया है, उसका बस आपको बार बार रीडिंग लगानी है। इतना इजी काम आपको दिया जा रहा है, कर सकते हो? रेडी ना? पूरे उत्साह और जोश के साथ जियो बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? मुनित्रय की बात कर रहे थे। पाणिनि हो गए हैं हमारे। और पाणिनि जो हैं, उनकी कृतियां याद करनी है बढ़िया तरीके से। कितनी कृतियां हैं उनकी? 3। सबसे पहली शब्दानुशासनम है ना। व्याकरणस्य पर्यायः कः? आ रहा होगा समझ में? व्याकरणस्य पर्यायः कः? शब्दानुशासनम। यानी व्याकरण की अन्य परिभाषा या अन्य ऑप्शन या पर्याय तो क्या है? शब्दानुशासनम है। फिर हम लोग बात कर रहे थे, ये जो शब्दानुशासनम है, ये कितने अध्यायों में निबद्ध है? 8। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अष्टाध्यायी। फिर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ये जो अष्टाध्यायी है, ये तो 8 अध्यायों में, और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में, यानी कुल पाद 32। कुल पाद कितने हो गए थे? 32। फिर हम लोगों ने याद किया कि ये जो अष्टाध्यायी है, इसका प्रथम सूत्र तो डेवलपमेंट के लिए है, तो वृद्धि राधेच है। अंतिम सूत्र कौन है इसका? कंफर्म है। फिर हम बात कर रहे थे कि इसमें तो 8 अध्याय हैं, तो सबसे पहला अध्याय कौन सा है? संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। और अंतिम अध्याय कौन सा है? तो व्यंजन और विसर्ग संधि प्रकरण है ना। ये प्रकरण थे आपके। बढ़िया तरीके से ये सब याद हो चुका है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने साथ ही साथ कुछ और चीजें भी याद की थी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर तो सबसे महत्वपूर्ण टीका लिखी गई है, जिसका की नाम है कौन? काशिका वृत्ति। काशिका वृत्ति किसने लिखी?
वामन और जयादित्य, वामन और जयादित्य, कंफर्म है? वामन याद आ रहा है, जयादित्य याद आ रहा है, बस फिर क्या बात है ना? हंसते खेलते रिवीजन करो। जयादित्य तो जय की बात कर रहा है, जीतेगा, तो वो 8 अध्याय में से कितने अध्याय पे काम करेगा? 5 पे काम करेगा, और वामन तो छोटा है तो 3 अध्याय पे काम करेगा। इतना डिटेल में तो शायद ही एग्जामिनर का दिमाग चले, लेकिन हमें बेस्ट बनना है ना? आप कभी जॉब लग के विद्यालय में जाए ना, तो आप वहां जाकर बस मेरी तरह से बच्चों को सिखाएं, आप बच्चों के फेवरेट टीचर बन जाओगे। बस आप फेवरेट टीचर बनोगे, यहां से मुझे खुशी होगी, ठीक है ना? चलिए, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया था पाणिनि, और पाणिनि के बारे में सबसे पहली बुक हो गई थी हमारी कौन सी? शब्दानुशासनम। दूसरी बुक है कौन? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं? याद है सबको? कितने श्लोक हैं? 60। और मुखम व्याकरणम स्मृतम छंदा पादौ तु वेदस्य, ऐसी पंक्तियां तो कहां से हैं? पाणिनीय शिक्षा से हैं। फिर आगे बढ़ गए हम लोग, तीसरा महाकाव्य। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नांकित में से कौन त्रिमुनि, निम्नांकित में से कौन त्रिमुनि महाकाव्यकार नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। या निम्नांकित में से कौन त्रिमुनि महाकाव्यकार है, ऐसा कुछ भी प्रश्न आएगा तो ध्यान देना, त्रिमुनि केवल व्याकरणज्ञ नहीं है, त्रिमुनि कौन है? महाकाव्यकार भी है। त्रिमुनि कौन है? महाकाव्यकार भी है, याद रखना। तो हम लोग बात कर रहे थे, उनका महाकाव्य है पाणिनि का कौन? पाताल विजयम। इसका दूसरा नाम है कौन? जाम्बवंती विजयम, या जाम्बवंती जय, ऐसा भी नाम मिलता है, ठीक है ना? दो चीजें हो गई थी। चलिए, पाणिनि हो चुका है, नेक्स्ट आ जाइए। कात्यायन, अन्य नाम वररुचि। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि, लिखते चलो फटाफट से। समय 350 ईस्वी पूर्व, वो 500 ईस्वी पूर्व थे, ये 350 हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना? समय 350 ईस्वी पूर्व। मूल नाम वररुचि। चलिए आ जाइए, कात्यायन के बारे में बात कर रहे हैं। माता पिता कौन है? तो कात्यायनी और याज्ञवल्क्य, कात्यायनी और याज्ञवल्क्य। उपनाम क्या है इनके? उपनाम है वार्तिककार, ध्यान दीजिएगा, वार्तिककार। वररुचि, ठीक है? इनका कृतित्व यानी इनका ग्रंथ हो जाएगा कौन सा? वार्तिक सूत्र। और वार्तिक सूत्र ग्रंथ का विषय क्या है? तो इन्होंने पाणिनि द्वारा लिखे गए 1500 सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
अच्छे से याद कर लें। इन्होंने पाणिनि द्वारा लिखे गए 1500 सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं। याद कर लें, चलिए आ जाइए। व्यक्ति का नाम है कौन? कात्यायन, या दूसरा उसका अन्य नाम है कौन? वररुचि। हम कह रहे हैं समय कौन सा है? 300 ईस्वी पूर्व। पहले उनका सा क्या था? 500। 300 और 350 है ना, 500 और 350, समय याद रखिएगा। माता पिता कौन है? ये स्वयं कात्यायन है, तो माता का नाम क्या हो गया? कात्यायनी। और ये बहुत ही प्रकांड याज्ञवल्क्य ऋषि की संतान है, ध्यान देना, याज्ञवल्क्य ऋषि की संतान है। और एक चीज और याद रखो, याज्ञवल्क्य ऋषि जब भी आपके माइंड में आएगा ना, तो आपको एक चीज याद रखनी, शुक्ल यजुर्वेद। याज्ञवल्क्य बराबर कौन? शुक्ल यजुर्वेद। ये चीज याद रखना, कई बार लिंक करके बता दूंगी कि याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद क्यों है, ठीक है। फिर आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं कि वार्तिक कार हैं ये, ध्यान दीजिएगा। ये कौन है? वार्तिक कार हैं। तो इनका उपनाम हो गया, इन्होंने वार्तिक लिखे हैं तो ये वार्तिक कार हो गए। जैसे पाणिनि ने सूत्र लिखे थे तो सूत्रकार हो गए थे ना, इन्होंने वार्तिक लिखे हैं तो ये हो गए कौन? वार्तिक कार। तो हम इनका उपनाम कह रहे हैं वार्तिक कार, और एक नाम इनका कौन है? वररुचि। अब इनकी कृतित्व है वार्तिक सूत्र। ध्यान दीजिएगा, इनकी कृति कौन है? वार्तिक सूत्र, यानी जो वार्तिक लिखे इन्होंने, इनकी बुक का नाम पड़ गया वार्तिक सूत्र। और वार्तिक क्या चीज है? देखो, हम कह रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा है वार्तिक सूत्र, जिसमें पाणिनि ने तो केवल सूत्र लिखे थे, पता है ना। पाणिनि की बुक कुछ इस प्रकार थी, हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, है ना, हलवंतरा संयोग, ठीक है। केवल सूत्र सूत्र लिखे थे, ना कोई स्पष्टीकरण, ना कोई वृत्ति, ना कोई उदाहरण, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल सूत्र थे। तो सूत्रों के माध्यम से तो किसी को भी व्याकरण समझ में नहीं आ सकती ना, तो सूत्रों की क्या चाहिए? हिंदी अर्थ चाहिए, सूत्रों का स्पष्टीकरण चाहिए। तो सूत्रों का स्पष्टीकरण करके ही पाणिनि के 1500 सूत्रों पर इन्होंने स्पष्टीकरण यानी कि क्या लिख दिया? वार्तिक लिख दिया। कंफर्म है? यहां तक मैंने याद करवा दिया, समझा दिया। अब आपकी बारी है, घर पे आप याद करके आएंगे। और हम जैसे ही कल मिलेंगे, अब कल से एक नई चीज शुरू कर रही हूं मैं, जो कि मैं पहले करती थी रोज, मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान देना बच्चों, आ रहा है समझ में? पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगी मैं, किसी से भी, जिससे पूछा जाएगा उसी को आंसर देना है। बहुत ढंग से रैंक वाली तैयारी करनी है, ध्यान देना। पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगी और पर्टिकुलर ही आपको याद करके आना है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आया तो आगे रेफर हो जाएगा, नहीं। कल से थोड़ा स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, आपको नहीं आया तो फिर आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपसे पेनाल्टी लगेगी, देयर विल बी समथिंग स्पेशल, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, ये हो चुका है। अब यदि कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है, वार्तिक की परिभाषा क्या है? वार्तिक की परिभाषा क्या है? तो संस्कृत व्याकरण में वार्तिक की जो परिभाषा दे रखी है ना, उसको भी हम लोग लिख देते हैं। चलो, ये हटाऊं क्या? ये हो चुका ना? लिख दीजिए वार्तिक की परिभाषा। वार्तिक की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत लेवल का बनता है प्रश्न। लिख दीजिए।
परिभाषा आएगी, उक्ताद अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते सा का। चलिए, हो चुका होगा। एग्जाम में प्रश्न बनता है, उक्ताद अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम किम उच्यते, वो ग्रंथ कौन सा है? रहेगा याद? याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। वार्तिक वो है जो कि उक्त यानी कहा गया, अनुक्त यानी नहीं कहा गया। कई बार कोई चीज मिस हो जाती है ना, तो प्रमादवश कोई चीज मिस हो गई है, कभी कहीं कह नहीं पाया है, भूल गया है उसको। और दुरुक्त यानी जो कठिन, कहा तो है लेकिन कठिनता से कहा है। तीन चीजें याद रखना। एक तो वार्तिकों में हमारे वार्तिककार कौन? कात्यायन। कात्यायन ने उन चीजों का उल्लेख किया है जो कि उक्त यानी पाणिनि ने कह दी, उसको भी रिपीट किया उन्होंने। अनउक्त पाणिनि जिसको कहना भूल गए या लापरवाही के कारण उन्होंने ज्यादा स्पष्ट नहीं किया, उसको भी हमने कहा। और एक दुरुक्त यानी जिसको पाणिनि ने कहा तो है लेकिन जिसको स्पष्ट रूप से वो समझा नहीं पाए। तो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त तीन प्रकार के अर्थों को जिसने स्पष्ट किया वो ग्रंथ कहलाता है कौन? वार्तिक। ठीक है, हिंदी लिख दीजिए। हो चुका होगा। उक्त अनुक्त दुरुक्त की चिंता जहां प्रवृत्त की गई है वह ग्रंथ वार्तिक कहलाता है। वार्तिकम संज्ञा मनीषिण विद्वानों ने, मनीषिण बहुवचन में आया है, आ रहा है समझ? विद्वानों ने उसकी संज्ञा यानी उसका नाम वार्तिक रखा है। मनीषिण नहीं, सभी विद्वानों ने उसका नाम क्या रखा है? वार्तिक कहा है। चलिए आ जाइए। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ठीक है, आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि वार्तिककार कौन है, वार्तिककार कौन है, तो कात्यायन। और असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया था, वृत्तिकार कौन है? वृत्तिकार, वार्तिककार, हमें तो लगता था कि दोनों सेम ही है, लेकिन लास्ट टाइम जब बैचेस चले थे तो मैंने बहुत क्लियर किया था सारे स्टूडेंट्स को कि कहीं प्लीज थोड़ा सा कॉर्नर
कॉर्नर में लिखे हैं ना स्पेशल करके। यदि आपसे वार्तिककार पूछें या आपसे वृत्तिकार पूछें, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। वार्तिक तो याद ही है ना, वार्तिककार कौन है? तो कात्यायन। और वृत्तिकार कौन है? तो भट्टोजी दीक्षित। बहुत इंपॉर्टेंट केस। वृत्तिकार याद रखना आपको है ना, वृत्तिकार। वृत्तियां भी वही, हाँ, डिटेल करना। वार्तिक तो वो है उक्त, उक्ताद, अनुक्ताद, है ना, दुरुक्ताद। और यही वृत्ति, वृत्तियां यानी किसी भी बात को स्पष्टीकरण, वृत्ति यानी स्पष्टीकरण। ठीक है, चलिए आ जाइए। पाणिनि, कात्यायन। अब आ जाइए नेक्स्ट, पतंजलि के बारे में बात करते हैं। पतंजलि का समय है 200 ईस्वी पूर्व। 500, 350, 200। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। 500, 350, 200। याद कर लो एक एक चीज को। ठीक है, ध्यान देना, ये कौन है? ये व्याकरणज्ञ हैं। और साथ में मैं तो ये कहूंगी कि ये कौन है? दार्शनिक भी हैं। ये व्याकरणज्ञ भी हैं, ये दार्शनिक भी हैं। व्याकरणज्ञ बनके तो इन्होंने लिख दिया कौन? महाभाष्यम। व्याकरणज्ञ बनके तो उन्होंने लिख दिया कौन? महाभाष्यम। और दार्शनिक बनके इन्होंने लिख दिया कौन? योग सूत्रम। ठीक है, दार्शनिक बनके इन्होंने क्या लिख दिया? योग सूत्रम। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है, ध्यान देना। पतंजलि कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। चलिए आ जाइए, फिर आगे बात कर रहे हैं। उपनाम क्या है? तो इनको महाभाष्यकार कहते हैं, अहिपति कहते हैं, शेषाही कहते हैं, यानी कि इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, याद रखना। हमसे एग्जाम में महाभाष्यम पर प्रश्न पूछा जाएगा। हमसे एग्जाम में महाभाष्यम पे प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना। महाभाष्यम का विभाजन किसमें है? अहनिकों में। कांड होते हैं, पर्व होते हैं, सर्ग होते हैं, अंक होते हैं ना। कांड, पर्व, सर्ग, अंक, उच्छ्वास, निश्वास, ऐसा विभाजन होता है हर बार। लेकिन महाभाष्यकार पतंजलि ने जो महाभाष्यम लिखा है ना, उसका विभाजन किसमें किया गया है? तो अहनिकों में, है ना, अहनिकों में विभाजित। ये विभाजित है किसमें? अहनिकों में। और कितने अहनिक यहां पर हैं? तो 83, 84। क्लियर?
कुछ लोग 83 कहते हैं, कुछ लोग 84 कहते हैं। ग्रंथ में भी परिशिष्ट दिया गया है तो मूल 83 है और परिशिष्ट जोड़ दिया जाए तो 84। तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखने, एग्जाम में भी दोनों ही छपते हैं। आगे बढ़ जाइए। अहनिकों में निबद्ध है और इसका विभाजन किया गया है 83 या 84 अहनिकों में। अहनिक क्या चीज है? अहना अधीते इति अहनिकम। अहना अधीते इति अहनिकम। अहनिक क्या चीज है? जैसे यदि मैं आप बात करूं 24 घंटों में से यदि आप बहुत ज्यादा ही पढ़ना चाहो तो आप 13 घंटे पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो ना? मुश्किल क्या है, आराम से पढ़ सकते हो 13 घंटे आप चाह लो तो। चाहते नहीं हो, बस वही समस्या है। चाहते नहीं हो आप पढ़ना, बाकी 13 घंटे पढ़ सकते हो। बेसिक काम करो, खाना पीना, और इसके बाद बैठ जाओ पढ़ने के लिए। एग्जाम के 1 महीने पहले भी तो पढ़ते ही हो ना, तो शुरू कर दो फिर वही, है ना? लगन होनी चाहिए बस। और मोटिवेशन ऐसा नहीं कि मैं दूंगी तो होगा, कोई और देगा तो होगा। सेल्फ मोटिवेटेड बनो, मुझे ये काम करना ही है, कोई कहेगा तब मैं करूंगा तो अपने जीने का क्या उद्देश्य फिर? सेल्फ मोटिवेटर बनो, स्वयं जागृत हो जाओ आप, और आप चाहो वो कर सकते हो। आप में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, ध्यान देना। हम बात कर रहे हैं अहनिकों में निबद्ध है। अहनिक क्या चीज है? अहना अधीते इति अहनिकम, यानी कि हम कह रहे हैं ना कि हम लोग 13-14 घंटे यदि चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति यदि कोई ग्रंथ पढ़ना चाहे तो वो कम से कम माना कि 13 घंटे नहीं 10 घंटे तो पढ़ ही सकता है, बहुत इजी वे में 10 घंटे पढ़ सकता है ना। तो इसमें, इस ग्रंथ में यानी कि महाभाष्यम में इतनी सामग्री है कि कोई व्यक्ति 83, 84 यानी 83-84 दिनों तक पढ़ेगा ना तो जाके पूरा होगा, इतना मैटर है इसमें। अहना अधीते 83 या 84 दिनों में पढ़ा जाने योग्य ग्रंथ कौन है? महाभाष्यम है। इसमें इतना मटेरियल है कि कोई व्यक्ति यदि नियमित रूप से पढ़े तो इतने दिनों में ये ग्रंथ समाप्त होगा। यानी कि यह ग्रंथ 83 या 84 दिनों में पढ़ने योग्य सामग्री वाला है। चलिए आ जाइए, फासले रिकॉल कर लो जल्दी जल्दी से। हम बात कर रहे हैं किसकी? पतंजलि की। और पतंजलि का समय कितना है? 200 ईस्वी पूर्व। त्रिमुनि का समय निर्धारित कीजिए। तो 500 ईस्वी पूर्व, 350 और 200 कंफर्म है, बहुत अच्छे से याद है। फिर हम कह रहे हैं वार्तिककार और वृत्तिकार में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो वार्तिककार तो कौन है? अपने कात्यायन है। और वृत्तिकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पतंजलि हैं ये तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियों से विभूषित है। एक तो व्याकरणज्ञ हैं, व्याकरणज्ञ बनके तो उन्होंने लिख दिया है कौन सा? महाभाष्यम। और ये योग दर्शन के भी प्रवर्तक हैं, तो इन्होंने लिख दिया है कौन सा ग्रंथ? योग सूत्र। यानी आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी की जितनी भी संस्थाएं हैं ना, वो पातंजल योग पीठ, पातंजल शक्ति केंद्र, पातंजल ज्ञान पीठ, इसी नाम से है ना, तो वही पतंजलि है ये। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या उपनाम है? तो भाष्यकार अहिपति शेषाही यानी शेषनाग के अवतार हैं। इनका ग्रंथ महाभाष्यम, यानी इनको हम व्याकरणज्ञ के रूप में पढ़ेंगे। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि महाभाष्यम कितने अहनिकों में निबद्ध है? तो 83, 84। और ये अहनिक का तात्पर्य है अहना अधीते इति अहनिकम, एक दिन में पढ़ने योग्य सामग्री। तो 83, 84 डेज में पढ़ने योग्य सामग्री जिस ग्रंथ में है वही कौन है? महाभाष्यम है। अब ध्यान देना, मैंने कल आपसे ये पूछा था महाभाष्यम में पतंजलि ने व्याकरण की क्या परिभाषा दी? लक्ष्य लक्षण व्याकरणम दी थी ना, रहेगा याद? फटाफट से लिख दो।
महाभाष्यम में व्याकरण की परिभाषा। लक्ष्य, लक्षणे, व्याकरणम। महाभाष्य में व्याकरण की परिभाषा क्या है? लक्ष्य, लक्षणे, व्याकरणम। और ये तो वही ग्रंथ है जिसमें कि व्याकरण के पंच प्रयोजन भी बताए थे, सही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमसे पूछा जा सकता है यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम का संबंध किस त्रिमुनि से है? यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम का संबंध किस त्रिमुनि से है? देखो ये हमसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पाणिनि की। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पाणिनि की। पाणिनि ने केवल और केवल सूत्र लिख दिए, सूत्रों का स्पष्टीकरण नहीं किया। कंफर्म है? फिर कात्यायन ने सोचा कि क्यों ना मैं पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिख दूं और उक्ताद, अनुक्ताद, दुरुक्ताद, चिंतायत्र प्रवर्तते, याद आ रहा है? उक्त, अनुक्त और दुरुक्त जो है उनकी चिंता यानी उनका चिंतन करके मैं और डिटेल करूं, तो कात्यायन ने लिख दिए कौन? वार्तिक। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं महाभाष्यकार पतंजलि की। पतंजलि ने क्या किया कि उन्होंने सूत्रों को भी लिया, वार्तिकों को भी लिया, और जितना डिटेल कर सकते थे वो करते हुए व्याकरण का एक एक एग्जाम्पल भी लेके प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण ग्रंथ लिख दिया। प्रश्नोत्तर शैली याद आ रहा है ना? प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण ग्रंथ लिख दिया। आपसे यदि पूछा जाए महाभाष्यम किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है, तो प्रश्नोत्तर शैली में। और महाभाष्यकार पतंजलि ने तो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि का भी प्रवर्तन किया है? आगमन विधि। तो क्या ये चीजें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर? कर सकते हैं ना? कुल मिलाकर हमारी तो पढ़ाई का ही एक हिस्सा है ये। चलिए आ जाइए फिर। तो हम लोग बात कर रहे थे पतंजलि। पतंजलि, लुक एट द बोर्ड प्लीज, आ जाओ फटाफट से। पाणिनि से बेटर हो गए कौन? कात्यायन। कात्यायन से बेटर काम किया किसने? पतंजलि ने। तो उत्तर यानी बाद वाला, सही है ना? प्रश्न पहले होता है, उत्तर ही तो बाद में होता है। यथोत्तर यानी कि इससे उत्तर ये बेटर था, इससे उत्तर ये बेटर था, तो ये तो सबसे बेटर था ना। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, जैसे जैसे मुनि है वैसे ज्यादा प्रामाणिक होते गए। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाणिकम शब्द आया है किसके लिए? पतंजलि के लिए। कोई समस्या नहीं है ना? यथोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम इति कस्य संबंधे उक्तः, ऐसा किसके संबंध में कहा गया है? तो ऐसा पतंजलि के संबंध में कहा गया है। ऐसा किसके संबंध में कहा गया है? तो पतंजलि के संबंध में। बढ़े आगे। हो चुका।
पाणिनि की अष्टाध्यायी पर तो एक ही टीका थी, कौन सी? काशी का वृत्ति। याद है बहुत अच्छे से? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर तो एक ही टीका लिखी गई थी, कौन सी? काशी का वृत्ति। लेकिन पतंजलि ने जो लिखा है महाभाष्यम, उस पर बहुत सारी टीकाएं हैं। चलिए आ जाइए। महाभाष्यम की महत्वपूर्ण टीका है। देखो ट्रिकी तरीके से मैं आपको याद करवा रही हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो, और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट भी दे रही हूँ कि हम लोग यदि बात कर रहे हैं किसकी? अष्टाध्यायी की, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर तो एक ही टीका हमें प्राप्त होती है, किसकी? काशी का वृत्ति और वामन जयादित्य। और पूरी हिस्ट्री तो आपको याद ही है ना, पूरी हिस्ट्री तो बार बार सुनाने की आवश्यकता नहीं, वो आपको याद है, काशी का वृत्ति। यहाँ बात करें महाभाष्यम की टीकाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको ट्रिकी तरीके से लिखते चलो फटाफट से, है ना। ट्रिकी तरीके से हम लोग लिख रहे हैं KNBB। शुरू कर दो फटाफट से, लिखो, रटो, याद करो, जो कर सकते हो वो करो। हम लोग याद कर रहे हैं महाभाष्यम की महत्वपूर्ण टीकाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो KNBB याद रहेगा, हमें कोई समस्या नहीं। कैसे याद रखना है? केयट। N से याद रखना है नागेश भट्ट। B से याद रखना है भर्तृहरि। और फिर B से याद रखना है आपको भट्टोजी दीक्षित। ये सारे नाम आपको कंफ्यूज करते होंगे पहले, लेकिन जब पर्टिकुलर एक एक को पढ़ लोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। महाभाष्यम की महत्वपूर्ण टीकाएं याद कर लो कौन सी हैं? KNBB यानी कि केयट, नागेश भट्ट, भर्तृहरि और भट्टोजी दीक्षित। कंफर्म है? नाम तो याद ही हैं। देखो केयट ने जो टीका लिखी है ना, उसका नाम है प्रदीप टीका। ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टाध्यायी की काशी का वृत्ति पूछी जा सकती है, या महाभाष्यम की प्रदीप टीका किसके द्वारा रचित है? महाभाष्यम की प्रदीप टीका लिखी है किसने? केयट ने। नागेश भट्ट ने लिखा है उद्योत टीका। भर्तृहरि ने लिखा है शब्द कौस्तुभ। सॉरी, भर्तृहरि ने दीपिका लिखा है, भर्तृहरि दीपिका टीका। भर्तृहरि ने लिखा है दीपिका टीका और भट्टोजी ने लिखा है कौन सा? शब्द कौस्तुभ टीका। अब कैसे याद करना है वो याद करें, देन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। याद कर लें, चलिए महाभाष्यम की बात करें। महाभाष्यम की महत्वपूर्ण टीका है KNBB। KNBB की फुल फॉर्म याद करें। के यानी कौन? केयट। एन यानी कौन? नागेश भट्ट। बी यानी कौन? भर्तृहरि। और फिर बी यानी कौन? भट्टोजी दीक्षित। KNBB तो याद हो जाएगा। अब आपको बच्चों देखो पढ़ते समय क्या करना है कि अखबार की रीडिंग लगाते हो वैसे रीडिंग नहीं लगानी है। महाभाष्यम की टीकाएं रफ पेन चलने दो, है ना, रफ कॉपी में पेन चलने दो साथ साथ में।
फास्ट लिखे, एनबीबी लिखा, उनकी डिटेल लिखो, उन्होंने कौन सी टीकाएं लिखी उनकी डिटेल लिखो, है ना। पेन चलने दो, जितना ज्यादा आप लिखते हो ना उतना ही ज्यादा चीजें लंबे समय तक याद होती है, ध्यान देना। यदि आपको चीज लंबे समय तक याद करनी है तो आपका पेन चलना चाहिए साथ में। हम कह रहे हैं कि देखो इस तरह से याद करेंगे, भर्तृहरि, भर्तृहरि जो है ना व्यक्ति, पहले क्या थे, राजा थे, बाद में क्या बन गए, ऋषि बन गए। तो भर्तृहरि किसी विशेष स्त्री के कारण वो अपना पूरा अपने आप को उन्होंने चेंज कर दिया, सही है ना। और वो स्त्री विशेष कौन थी, पिंगला। तो आपको याद रखना है कि भर्तृहरि तो उधर पिंगला के कारण मात खाए थे, सही है ना। और फिर इधर इधर देखो कहीं पर भी स्त्री वाला शब्द नहीं आ रहा, इधर आपको याद रखना है कौन, दीपिका। ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, सुमेलित कीजिए, ये चार ही होंगे, ये चार ही होंगे, लेकिन कहीं पर भी अस्त व्यस्त होंगे तो उनको आपको सुव्यवस्थित करना है। तो भर्तृहरि का नाम याद आते ही मुझे पिंगला याद आती है, तो अब आपको याद आनी चाहिए दीपिका। कंफर्म है, उधर पिंगला स्त्री थी, इधर दीपिका स्त्री का नाम है, स्त्रीलिंग है, तो कंफर्मली याद हो गया। अब मैं कल पूछूंगी, शिकार कोई भी बन सकता है ना शिकार कोई भी बन सकता है, शिकार बनने में भी एक अलग ही मजा है ना। कल आप लोग बिल्कुल अपने आप को शिकार बनाकर ही लाइएगा, कोई भी प्रश्न किसी से भी पूछा जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हर एक को चांस मिले, मैं पूरा प्रयास करूंगी। 15 मिनट हम लोग, 15 से 20 मिनट डेली हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, ठीक है। तो भर्तृहरि के साथ आपको उधर पिंगला याद करनी थी साहित्य में, अब इधर याद करनी है कौन, दीपिका। कंफर्मली याद हो गया। एक और है नागेश भट्ट, नागेश भट्ट से नाग याद करो, नाग। उद्योत का मतलब है उछलना, नाग देखकर उछलते हैं, नाग देखकर ऐसा तो नहीं कि ओ यू आर लुकिंग सो गुड नाग देखकर तो अपन उछलेंगे और उछल के भाग जाएंगे ना। तो नाग देखकर अपन को क्या करना है, उद्योत करना है। उद्योत मतलब भागना है, मेहनत करनी है, भागने में मेहनत करी तो उद्योत करना है, उछल कूद करनी है। दो याद हो गए, भर्तृहरि, नागेश भट्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, भट्टोजी दीक्षित जो है ना, ध्यान देना, भट्टोजी दीक्षित कौन है, गुरुजी हैं, इतना सा याद रखना। भट्टोजी दीक्षित कौन है, गुरुजी हैं, और ये गुरुजी हैं तो शिष्य कौन है, वरदराज। अच्छे से देखना, मैं केवल रफली लिख रही हूँ, फेयर मत करना। भट्टोजी दीक्षित को याद करना, ये गुरुजी हैं, तो इनका शिष्य कौन है, वरदराज, है ना। शिष्य कौन है, वरदराज। और वरदराज ने ही लिखा है कौन, लघु सिद्धांत कौमुदी। और वर्तमान समय में हमारे व्याकरण जो हम सीख रहे हैं ना, वो लघु सिद्धांत कौमुदी का ही तो सीख रहे हैं। कभी किसी सिलेबस में ऐसा पढ़ा कि संज्ञा प्रकरण अष्टाध्यायी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये प्रक्रिया, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार व्यंजन प्रकरण, तो सब कुछ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, कोई भी चीज हमारी अष्टाध्यायी के अनुसार नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि वरदराज को तो विशेष रूप से हमें सम्मान देना है, क्योंकि आज हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो किसकी देन है, तो वरदराज की देन है। हम कह रहे हैं कि वरदराज तो हमारे कौन है, शिष्य हैं, यानी वरदराज तो हो गए कौन, आप, और भट्टोजी दीक्षित कौन हो गई, मैं। अब भट्टोजी दीक्षित बहुत बिजी इंसान है, लाइक मी, है ना, बहुत बिजी इंसान है, बहुत सारा, गुरुजी हमेशा बिजी रहेंगे। तो इन्होंने देखो शब्द कौस्तुभ लिख दिया, और इतने बिजी थे कि उन्होंने ये महाभाष्य की टीका पूर्ण नहीं कर पाए समय के अभाव में। रहेगा याद, स्टोरी याद करो आराम से। एक शिष्य है जिसका की नाम है कौन, वरदराज। वरदराज तो शिष्य है, तो गुरुजी कौन हो गए, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित गुरुजी हैं, तो गुरुजी तो हमेशा बिजी रहते हैं, उनके पास तो हजारों शिष्य हैं, हजारों शिष्यों का कल्याण करना है, वो बहुत बिजी थे। तो उन्होंने शब्द कौस्तुभ टीका लिखी, कौस्तुभ मणि होती है ना, शब्द कौस्तुभ यानी शब्दों की मणि, इस तरह की टीका लिखने का प्रयास तो किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी थे, ऐसा याद करो। तो उनकी महाभाष्यम की टीका वो पूरी नहीं कर पाए। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, निम्नांकित में से किस वैयाकरण के द्वारा लिखी गई महाभाष्यम की टीका अपूर्ण है। याद करना ही नहीं, गुरुजी, गुरुजी बिजी थे, वो पूरा नहीं कर पाए। गुरुजी कौन है, भट्टोजी दीक्षित। शिष्य कौन है, वरदराज। और शिष्य थोड़े फ्री रहते हैं, क्योंकि गुरुजी सारा पका पकाया मैटर दे देते हैं ना, तो शिष्य फ्री रहते हैं। तो शिष्य ने क्या किया, लघु सिद्धांत कौमुदी लिख दी, जो कि वर्तमान समय में व्याकरण का आधार ग्रंथ है। कंफर्म है, स्टोरी वाइज याद करो। तो चलिए 3 याद हो गए हैं हमें। फिर से बात करें, आपको भर्तृहरि याद करना है, भर्तृहरि यानी दीपिका। भर्तृहरि की लाइफ में 2 ही हैं, एक तो पिंगला थी और एक कौन है, अब दीपिका।
दूसरा हम लोग याद करें नागेश भट्ट, उद्योत, नागेश भट्ट याद करते, सीन दिख जाना चाहिए, कौन, उद्योत। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि गुरु जी जिनका की नाम है भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने शब्द कौस्तुभ लिखा, लेकिन कैसा लिखा, अपूर्ण लिखा। अब एक ही तो याद करना है, केयट प्रदीप, केयट ने कौन सी टीका लिखी, प्रदीप टीका, कोई समस्या नहीं। सारी टीका एक जगह है, बोर्ड पर ध्यान दो। अष्टाध्यायी की केवल एकमात्र टीका है, कौन, काशी का वृत्ति, किसने लिखी, वामन जयादित्य, वामन ने 3, जयादित्य ने 5 अध्याय, कंफर्म एकदम छप गया होगा। फिर हम याद कर रहे हैं दूसरा कौन, महाभाष्यम की टीका याद कर रहे हैं, के एन बीबी, कंफर्म है। हम लोग याद कर रहे हैं कौन, के एन बीबी, कैसे, एन बी बी, भर्तृहरि की टीका, नागेश भट्ट, सीन दिख रहा है क्या, सीन दिखना चाहिए, आप ही भाग रहे हो है ना, मुझे मत भगाना, आप अपने आप को भगाना कि नाग दिखता है तो कैसे अपन भागते, तो नागेश भट्ट, तो कौन, उद्योत टीका। फिर आपको तीसरा याद रखना है, तीसरा क्या था, केयट, केयट का क्या है, प्रदीप टीका, केयट की कौन सी टीका, प्रदीप। और भट्टोजी दीक्षित जो कि गुरुजी थे, शब्द कौस्तुभ, गुरुजी बिजी रहेंगे तो अपूर्ण टीका लिखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल साफ पानी की तरह, है ना। उलझने, डाउट्स ये तो मुझे चाहिए ही नहीं कभी। चलिए ये हो चुका है, इसके बाद आगे बात करेंगे कि और विशेष चीज क्या है जो यहाँ पढ़नी चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे, देखो अब तीनों कवि, तीनों त्रिमुनि हो गए ना हमारे, तो एक कॉमन सी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि त्रिमुनि की अपनी अपनी रचनाएं हैं, सही बात है ना। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों अलग अलग हो गए हमारे पास। हम कह रहे तीनों की व्याकरण ग्रंथ जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तो तदुक्ति, ध्यान दीजिएगा। त्रिमुनि के ग्रंथों का समूह तदुक्ति कहलाता है। तदुक्ति क्या है, एग्जाम में प्रश्न आएगा, तदुक्ति क्या है, तो त्रिमुनि के ग्रंथों का संग्रह। तीनों की कृतियों को जब एक साथ मिला दिया जाए, जैसे तीनों को मिलाकर हमने त्रिमुनि कहा ना, वैसे तीनों की कृतियों को मिला देंगे तो हम कहेंगे कौन, तदुक्ति, कंफर्मली याद कर लीजिए। चलिए त्रिमुनि हमने पढ़ लिए, थोड़ा सा मैं भट्टोजी दीक्षित को भी पढ़ा दूंगी, अब आ जाइए। भट्टोजी दीक्षित, क्या ये वृत्तिकार हैं, वार्तिककार नहीं है, क्या ये वृत्तिकार हैं, कंफर्म है ना। क्योंकि वार्तिककार तो कौन थे, कात्यायन, और हम कह रहे हैं कि इन्होंने तो पाणिनि के जो भी रचनाएं थी उनकी बहुत विशद व्याख्या कर दी है, इसलिए ये तो कहलाए कौन, वृत्तिकार। ये इनका कौन है, अन्य नाम है, भट्टो जी का अन्य नाम है वृत्तिकार। अब इनका कृतित्व क्या है, वृत्तियों की रचना, इनकी पुस्तक कौन है, तो वृत्ति सूत्र, पुस्तक कौन है इनकी, तो वृत्ति सूत्र। आगे बढ़ जाइए।
एक कृति इनकी है वृत्ति सूत्र, दूसरी है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इनको हम कौमुदीकार भी कह सकते थे। इनको हम लोग कौमुदीकार भी कह सकते थे। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। इस ग्रंथ की क्या विशेषता है? यह व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। प्रकरण ग्रंथ यानी व्यवस्थित ग्रंथ, सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया। इन्होंने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जो लिखा ना, उन सबको ले लिया, फिर अपना दिमाग और लगा दिया, तो अपनी तरह से भी मैटर जोड़ दिया इन्होंने। तो तीन विद्वानों का दिमाग तो पहले से ही लगा हुआ था, इन्होंने अपना और स्पष्टीकरण कर दिया। तो एक सुव्यवस्थित सरल ग्रंथ जो कहलाता है ना, किसी विषय में प्रवेश करने के लिए, व्याकरण में प्रवेश करने के लिए एक सुव्यवस्थित ग्रंथ कौन माना गया? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी माना गया था। ठीक है, आ जाइए आगे। यह व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा। लघु सिद्धांत, सॉरी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। अब देखो, मैंने कहा कि ये भट्टोजी दीक्षित जो हैं वो तो कौन है? आपके गुरुजी हैं, और गुरुजी की कृतियां हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान देना। गुरुजी की कृतियां हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहली हो गई कौन? वृत्ति सूत्र। दूसरी हो गई कौन? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। और तीसरी एक और कौन सी है? बोलो। हाँ बिल्कुल, शब्द कौस्तुभ टीका भी तो इनकी कृति हुई ना। भले अपूर्ण है लेकिन लिखा तो है। आ रहा है समझ में? तो क्या शब्द कौस्तुभ टीका भी लिखा जाना चाहिए? शब्द कौस्तुभ टीका, और थोड़ा सा हिंट दे दो, ये टीका कैसी है? तो अपूर्ण। और किस पर लिखी गई है? तो महाभाष्यम पर। ठीक है, एक ही चीज को जितनी बार हो सके लिखो, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। शब्द कौस्तुभ टीका भी इनकी रचना है, ये अपूर्ण है। इन्होंने ये रचना की थी किस पर? महाभाष्यम पे। ठीक है, कंफर्म। आ जाइए, अब इनके शिष्य को पढ़ेंगे, जिनका की नाम है कौन? वरदराज। आ जाइए। पांचवा व्यक्ति, पांचवे व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? वरदराज के बारे में। वरदराज के बारे में मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि इनकी पहचान सबसे ज्यादा तो यही है कि ये कौन है? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। कंफर्म है? ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं, सबसे बड़ी पहचान। गुरुजी ने क्या लिख दिया था? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। याद है ना? गुरुजी ने क्या लिख दिया था? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। और ये गुरुजी से छोटे हैं, तो ये लिख देंगे कौन? लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है,
ये शिष्य हैं, अब शिष्य के नीचे इनकी बुक का नाम लिखते हैं, ये शिष्य हैं तो ये लघु है, नॉर्मल सी बात है। अब इनकी बुक का नाम हो गया कौन? इनकी बुक का नाम हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी। कंफर्म है ना? अब लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में सारी बातें करेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में सारी बातें करेंगे। यह संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका या प्रवेश द्वार है। किसी भाषा का प्रवेश द्वार कौन होता है? आ रहा है ना समझ में? किसी भाषा का प्रवेश द्वार कौन होता है? व्याकरण। लेकिन व्याकरण में भी यदि हमें एंट्री करनी है तो सबसे सरल, सबसे सुव्यवस्थित जो ग्रंथ लिखा गया वो व्याकरण की प्रवेशिका या व्याकरण का प्रवेश द्वार कहलाता है। कौन सा? शिष्य के द्वारा लिखा गया, यानी वरदराज के द्वारा लिखा गया। कौन सा? लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, जितनी भी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछी जाती है ना, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग ही पूछी जाती है। ध्यान देना, इसका मंगलाचरण क्या है? नत्वा सरस्वती देवीं शुद्ध गुण्या करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। बहुत अच्छा, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहां से, उतार लीजिए एक बार। हाईलाइट कर देना, पाणिनीय प्रवेशाय और नत्वा सरस्वती देवीं। हाइलाइटर उठाओ, हाईलाइट कर दो, पाणिनीय प्रवेशाय और नत्वा सरस्वती देवीं। ठीक है ना? बढ़े आगे। देखो क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये बनता है कि पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय कौन है? पाणिनीय व्याकरण। प्रवेशाय यानी प्रवेश द्वार। पाणिनीय व्याकरण का प्रवेश द्वार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी। कंफर्म दिख रहा है ना? पाणिनीय व्याकरण का प्रवेश द्वार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में किसका स्मरण किया गया है? मंगलाचरण है, ध्यान देना। मंगलाचरण में किसका स्मरण किया है? तो सरस्वती देवी का।
और किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो नत्वा। नत्वा यानी झुककर नमस्कार करना। तो किस प्रकार का मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। चलिए लिख दीजिए। ठीक है, पाणिनि व्याकरण की प्रवेशिका या प्रवेश द्वार है, ये बात तो मैंने लिखवा दी। मंगलाचरण में बात करते हैं। मंगलाचरण में सरस्वती देवी के लिए नमस्कारात्मक स्तुति की गई है। नमस्कारात्मक स्तुति की गई है। तो सबसे पहले तो ये कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, और किसका स्मरण किया है, तो सरस्वती देवी का। ठीक है, किसका स्मरण किया है, तो सरस्वती देवी का। लिख चुके हैं। कुछ कॉमन सी बातें कर लेते हैं, आ जाइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अष्टाध्यायी में कितने प्रकार के सूत्र हैं? देखो, सारे के सारे व्याकरण करवा दिए मैंने, है ना। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित और वरदराज। और ये सारे के सारे हमने पढ़े कौन सी परंपरा से संबंधित थे, तो माहेश्वरी परंपरा। इतना ही आपसे पूछा जाएगा। और इनके टीकाकार और हमने याद कर दिए। केयट ने कौन सी टीका लिखी, उद्योत टीका किसने लिखी, उद्योत। शब्द कौस्तुभ, दीपिका। कंफर्म याद है। अष्टाध्यायी में कितने प्रकार के सूत्र हैं, सूत्रों से रिलेटेड प्रश्न आएगा। तो सूत्र कितने होते हैं सामान्यतया, 6। सूत्र के कितने भेद हैं, तो 6 भेद। अष्टाध्यायी में कितने प्रकार के सूत्र प्रयुक्त किए गए, तो 6। संज्ञा, परिभाषा, अतिदेश, अधिकार, विधि, नियम। 6 प्रकार के सूत्र हैं जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनीय अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे गए। कितने प्रकार के सूत्रों की चर्चा वहां पर है, तो 6 प्रकार के। बढ़े आगे।
सूत्राणि कति विधानी, एग्जाम में प्रश्न आता है। सूत्राणि कति विधानी, षड विधानी, ऐसा एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है ना। सूत्राणि कति विधानी, सूत्र कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के। अष्टाध्यायी में ही, अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे ना, अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं या सामान्यतः सूत्रों के कितने प्रकार होते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। सूत्राणि कति विधानी, सूत्र कितने प्रकार के हैं, तो षड विधानी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए। देखो त्रिमुनि अभी रिसेंटली समाप्त हुआ है, तो त्रिमुनि का एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बनवाना चाह रही हूँ, बहुत ही यूजफुल। त्रिमुनि का एक छोटा सा चार्ट है जिसको कि हम बना दें, है ना, रिकॉल भी हो जाएगा। आ जाइए। देखो बाकी सारी चीजें हमें याद है, समय एक बार कर लें फटाफट से। 500 ईस्वी पूर्व, 350 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी पूर्व। एक तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक हमें याद रखना है इनकी कृतियां, ध्यान दीजिएगा, इनकी कृतियां हमें याद रखनी है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनकी कृतियां हमें याद रखनी है। और कृतियों की बात करें तो शॉर्ट में लिखवा रही हूं मैं। सबसे पहले पाणिनि ने कितनी कृतियां लिखी, 3। कंफर्म है ना। पाणिनि ने कितनी कृतियां लिखी, 3। सबसे पहले कौन, शब्दानुशासनम। दूसरी, और एक इन्होंने लिख दिया है कौन, ये महाकाव्य है, याद रखना। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है, पाणिनि गए पाताल में, रहेगा ना याद। पाणिनि कहां गए, पाताल में। टेंशन लेनी ही नहीं है, इतना सरल कर दूंगी विषय को कि पा से पाणिनि, और पाणिनि कहां गए, पाताल में। पाताल में गए विजय प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नायक हैं, ध्यान देना। एग्जाम में पूछा जाए पाताल विजयम के नायक कौन है, तो श्री कृष्ण। और उन्होंने जाम्बवंती को पराजित करके उससे विवाह किया था। जाम्बवंती विजयम, जाम्बवंती जय इत्यादि इसके अन्य नाम है, आपको याद है। बहुत अच्छे से बात करो। कात्यायन क्या करेंगे, कात्यायन कितने ग्रंथों की रचना करेंगे, तो एक ही ग्रंथ की रचना विशेष रूप से यहाँ दिखाई देती है, और वो कौन है आपकी, वार्तिक सूत्र। ये तो व्याकरण पर है ना, दो लिख देते हैं, ठीक है, 2 लिख देते हैं। महाकाव्य भी याद आ रहा है हमें। देखो पाणिनि जो है ना, वो तो गए कहां पर, पाताल में। अब नॉर्मल सी बात है, यदि इस क्लासेस में भावना मैडम पढ़ा रही है तो किसी की हिम्मत नहीं है, फिर भी मुझे कॉल आते हैं, आप सरप्राइज करोगे, मैडम संस्कृत पढ़ाने के लिए जगह है क्या। मैंने कहा अरे, मैंने कहा मैं जिंदा हूं अभी तो। मैंने कहा मैं जिंदा हूँ, कुछ हुआ तो फिर देखेंगे, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, मुझ में ताकत है, एनर्जी है, मैं जिंदा हूँ। और मैं जब तक जिंदा हूँ यहाँ क्लासेस में, तो मैं कितना भी बर्डन आ जाए मुझ पे, मैं दूसरे काम सर्वेंट को दे दूंगी, हाँ तुम सब करो, लेकिन पढ़ाने तो मुझे ही दो, क्योंकि मुझसे बेटर मेरे बच्चों को कोई समझ नहीं सकता है। सही बात है ना, मुझसे बेटर आपको कोई समझ नहीं सकता है। और मैं भी भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे मिले, और शायद आप भी थोड़ा सा भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ अच्छी जगह आए हो। आपको पैदा नहीं किया है मैंने, पाला जरूर है, ये तो मानते हो ना। खूब अच्छे से केयर की आपकी मैंने। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वार्तिक सूत्र जो है ना, उन्होंने लिखा, बिल्कुल वार्तिक सूत्र लिखे उन्होंने। और दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, देखो पाणिनि गए कहां पर, पाताल में। तो एक व्यक्ति यदि आ चुका है तो दूसरे व्यक्ति की तो हिम्मत नहीं है ना कि वो यहाँ आएगा। तो पाणिनि गए कहां, पाताल में।
तो अब कात्यायन पाताल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो ऑलरेडी दिग्गज बैठा हुआ है, तो ये जाएंगे कहां पर, स्वर्ग में, ये स्वर्ग में जाएंगे और महाकाव्य लिख देंगे कौन, स्वर्गारोहणम। कंफर्म है, ये क्या लिख देंगे, स्वर्गारोहणम। पाणिनि पाताल, तो पाताल में दिग्गज बैठा हुआ है, तो कात्यायन सोचेंगे कि वहां तो मेरी दाल नहीं गलेगी, अब मुझे किसी और जगह जाना चाहिए, तो कात्यायन जा रहे हैं कहां पर, स्वर्ग में, तो उन्होंने महाकाव्य लिख दिया कौन, स्वर्गारोहणम। ये महाकाव्य है इनका, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं, आ जाइए तीसरे नंबर के, पतंजलि की। पतंजलि का समय निश्चित किया था मैंने कितना, 200 ईस्वी पूर्व। और यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये तो कितने ग्रंथ लिखेंगे, 3 ग्रंथ लिखेंगे पुनः। कौन, सबसे पहले व्याकरण पे महाभाष्यम, व्याकरण पे कौन, महाभाष्यम, ठीक है। और फिर दर्शन पर कौन, व्याकरण पर तो लिख देंगे महाभाष्यम, दर्शन पर लिख देंगे योग सूत्रम, और तीसरा अपना है महानंद काव्यम। अब देखो हुआ ये दो आपको याद थे, महानंद काव्यम इसलिए हमें याद करना है, बहुत स्पेशल है। क्यों याद करना है हमें ये, क्योंकि पाणिनि गए पाताल में, और फिर हमारे कात्यायन ने सोचा कि पाताल में तो दिग्गज बैठे हुए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, कहाँ गए, स्वर्ग में। और देखो दो ही तो है, पाताल और स्वर्ग, है ना। अब क्या हुआ कि पतंजलि ने सोचा कि एक जगह दिग्गज बैठा हुआ है, दूसरी जगह भी दिग्गज बैठा हुआ है, तो पाताल और स्वर्ग में जाने पर तो मेरे को सेकंड नंबर मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि पतंजलि तो यहाँ पृथ्वी पर ही क्या कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं कि भाई ना तो मुझे वहां जाना है क्योंकि वहां भी दिग्गज बैठा हुआ है, ना मुझे वहां जाना है क्योंकि वहां पर भी दिग्गज बैठा हुआ है, तो मैं तो यहीं पर रह के क्या करूंगा, महा आनंद करूंगा, यानी कि महानंद काव्यम। तीनों के तीनों ने महाकाव्य लिखे हैं, तीनों ने महाकाव्य लिखे हैं, तीनों ही व्याकरण हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो कि दार्शनिक भी है, समझ आ रहा है। तीनों की कॉमन विशेषताएं बात करें, तीनों व्याकरण है क्या, तीनों महाकाव्यकार हैं क्या, एक व्यक्ति अलग निकल गया जो कि क्या था, दार्शनिक भी था, और उन्होंने योग दर्शन पर योग सूत्र नामक काव्य लिख दिया, अपने आप में बहुत ग्रेट बात है, ठीक है। अब फ्री है लिखने के लिए, लिख दीजिए आराम से। चार्ट बना दीजिए, याद कर दीजिए। लिख चुके, फ्री हो गए, बढ़े आगे जल्दी से।
नेक्स्ट आ जाइए। मैंने कहा था पतंजलि ने लिख दिया है कौन सा, महाभाष्यम, और महाभाष्यम निबद्ध है कितना, 83 या 84 अहनिकों में। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अहनिक हैं वो तो एक दिन में पढ़ने योग्य सामग्री हैं। फिर हमने ये कहा कि महाभाष्यम में जो 83 या 84 अहनिक हैं उसमें से प्रथम अहनिक का नाम पूछा जाता है ना, महाभाष्यम का प्रथम अहनिक क्या है। तो चलिए आइए, लिख चुके होंगे ये सभी। पशपशाहनिक है। महाभाष्यम का प्रथम अहनिक पशपशाहनिक है। पशपशाहनिक का तात्पर्य होता है परिभाषा। महाभाष्यम का प्रथम सूत्र अथ शब्दानुशासनम है। महाभाष्यम का पहला सूत्र अथ शब्दानुशासनम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। महाभाष्यम का पहला अहनिक तो है पशपशाहनिक, पूछ सकते हैं, और महाभाष्यम का पहला सूत्र है कौन, अथ शब्दानुशासनम। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हो चुका है, चलिए आइए। ये त्रिमुनि और उससे संबंधित बहुत ही विशेष जानकारी थी जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आइए बिल्कुल व्याकरण में प्रवेश करना है, और व्याकरण में प्रवेश करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ण। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। यदि आप में से कोई ये कहता है कि मैडम मुझे कुछ भी नहीं आता और मेरे पास तो ऐसे केसेस ही ज्यादा आते हैं, कहते हैं ना कोई परफेक्ट डॉक्टर होता है उसके पास सारे बिगड़े हुए केस उसके पास जाते हैं, जो कहीं ठीक नहीं हो सकता है ना वो लास्ट में अहमदाबाद जाता है ना। उदयपुर में यहाँ 2-4 हॉस्पिटल्स में जाकर केस बिगड़ जाता है तो फाइनली चलो अहमदाबाद चलो, वो वहां ठीक कर देंगे, है ना, अपोलो में सब ठीक कर देंगे हमको। तो वैसा ही कोई केस यदि कहीं नहीं संभलता है तो फाइनली मेरे पास आता है। तो मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल कम समय में सटीक जानकारी, परीक्षोपयोगी और रैंक दिलवाने वाली तैयारी, है ना, यही कर रहे हैं हम लोग। चलिए आ जाइए, बिल्कुल बेसिक में जा रहे हैं कि हमें यदि हम अंग्रेज हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, और यदि पहली बार हमें संस्कृत पढ़ना है तो हम कहाँ से शुरू करें, है ना। ये तो सारा इतिहास था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, और यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं वो तो पता ही है आपको, है ना। आप यदि पाठ्यक्रम उठाओ ना, आपका सिलेबस, तो आपका सिलेबस जो है ना वो मेरी 5वीं क्लास है, समझ पा रहे हो। आपका जो सिलेबस में पहला है ना संज्ञा प्रकरण हलंत्यम, वो मेरे 5वें दिन की क्लास है। इससे पहले जो मैं 4 क्लासें पढ़ाती हूँ उससे कितने सारे प्रश्न आ जाते हैं आपको पता चल गया होगा ना, आज पता चला ना। बहुत सारे प्रश्न आपको करने हैं तब जाके आप संज्ञा प्रकरण पे जाओगे, और संज्ञा प्रकरण से पहले तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो 4 क्लासेस पढ़नी है तब जाके संज्ञा प्रकरण पे जाएंगी। तीसरी क्लास है अपनी, ध्यान देना, है ना, ये थर्ड पार्ट पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैंने व्याकरण का इतिहास पढ़ाया, है ना, व्याकरण का महत्व, भाषा का महत्व, वो सारा पढ़ाया। फिर मैंने सेकंड क्लास के रूप में आपको त्रिमुनि पढ़ाया। आज मैं पढ़ा रही हूँ तीसरी क्लास के रूप में आपको वर्ण विचार, है ना, तीसरा कंटेंट। चलिए आ जाइए।
वर्ण विचार। शुरू कर दीजिए। क्या चल रहा है? भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है वर्ण कहलाता है। सही बात है ना? कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उसकी सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम लोग कहते हैं कौन? उसको हम कहते हैं कौन? वर्ण। ठीक है, यहां तक बोर्ड पर आ जाइए। भाषा की लघुतम इकाई कौन है? वर्ण। अब हम लोग यहाँ पर बात करें जो वर्ण है, ध्यान देना। हिंदी में पढ़ा रही हूं सबसे पहले मैं। ये है अपना वर्ण। वर्ण के दो मुख्यतया भेद हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। और स्वरों को जनरली, हिंदी पढ़ा रही हूं जैसे कि मानो आप, स्वरों को जनरली अपन हमारे वर्णमाला की पहली लाइन यानी कि अ आ इ ई इससे संबोधित करते हैं। ठीक है ना? तो अ से लेकर अह तक को हम स्वर कहते हैं हिंदी में, और व्यंजन कहते हैं हम लोग क से लेकर ज्ञ तक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पर फिर से बात करें, स्वर और व्यंजनों के मेल को वर्ण कहते हैं। सही बात है ना? स्वर और व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब संस्कृत में आ जाते हैं। चलो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वर कौन है। स्वर की परिभाषा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। वे वर्ण, हिंदी सुनिएगा, आराम से लिखेंगे फिर, है ना? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वे कहलाते हैं कौन? स्वर। तो जैसे कि आप सोचेंगे, अ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अ बोलते समय आपको क की, र की, ल की इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अ बोलते समय आपको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं है कि हम लोग दूसरे का सपोर्ट लेके अ बोलेंगे। तो जो स्वयं राजन्ते, स्वयं ही राजा है। कोई मंत्री है, उसको किसी भी कार्य के लिए राजा से पूछने की जरूरत है? राजा ने कह दिया नहीं होना चाहिए, तो वो सोच ही खत्म, चैप्टर वहीं क्लोज। राजा ने कहा होना चाहिए, तो हाँ चलो, आ रहा है ना समझ में? लेकिन जो राजा है उसको तो किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है ना। तो जो स्वयं राजा है वही कौन है? स्वर। समझ में आया? इसको किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो स्वयं ही राजा है। तो स्वयं राजन्ते, जो स्वयं राजा है, स्वयं ही सर्वे सर्वा है, वही कौन है? स्वर है। और अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि एग्जाम्पल ले रही हूँ, अ के उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है, अतः अ कौन है? स्वर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर व्यंजन क्या है। व्यंजन की परिभाषा दे रखी है, अनवग भवन्ति इति व्यंजनम। अनवग भवन्ति इति व्यंजनम। अनवग को यदि मैं तोड़ूं तो बोर्ड पर आ जाओ। अनवग को तोड़े ना, तो ये शब्द कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक बनेगा कौन? अनु, और पीछे बनेगा कौन? अक। आ रहा है समझ में? अनवग को तोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा अनु प्लस अक। अनु यानी पीछे, सही बात है। अनुसरण, अनुगमन, अनुलिपि, अनुवाचन। आ रहा है समझ में? तो हम लोग यहाँ करें अनु यानी पीछे, अनु यानी पीछे, और अक, अक यानी अच, और अच यानी कौन? स्वर। कंफर्म है? अक, अक क्या चीज है? अच है।
और अच कौन है? तो स्वर है। लिखो मत बच्चों प्लीज, है ना, लिखना नहीं बेटा प्लीज। लिखने से होगा ये कि जब मैं समझा रही हूँ मेरा जो स्टाइल है वो मिस हो रहा है ना। लिखने के लिए तो टाइम दिया जा रहा है और आपको लगता है कि नहीं, लिखने का नंबर 1 खिताब मेरे को ही जीतना है, तो फिर अलग बात है ना। मैं सबसे पहले लिखूंगा क्लास में तो फिर अलग बात है ना, लिखना नहीं है प्लीज। हम लोग यहाँ बात करें अनु यानी पीछे, और अक यानी तो अच, और अच यानी कौन? स्वर। तो ध्यान देना, जिसके पीछे स्वर आए, जिसके पीछे कौन आए? स्वर। अनवग यानी जिसके पीछे स्वर आए, इति व्यंजनम, वो स्वर है। वो कौन है? व्यंजन है। जिसके पीछे स्वर आए वो व्यंजन है। बोर्ड पर देखो, मैंने लिख दिया क। मैंने क्या लिख दिया? क। अब क का विग्रह में करूं ना, तो क हलंत प्लस अ। मुझे क के उच्चारण के लिए जरूरत पड़ी किसकी? अ की। तो ये स्वयं राजा है क्या? नहीं है। इसको तो हमारे राजा की जरूरत है, सही है ना। इसको तो हमारे राजा की जरूरत पड़ी तब जाके इसका उच्चारण हुआ। तो ये हम कह रहे हैं कि क को तो किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता है, और इसके तो पीछे, इसके तो अनु यानी पीछे, अक यानी स्वर है। सही बात है क्या? मैंने लिख दिया की, तो क प्लस ई, तो क को तो किसका के तो पीछे कौन है? स्वर यानी ई है। कोई समस्या? तो अन्वक भवंती इति व्यंजनम और स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। ध्यान देना बहुत अच्छे से। क यानी क प्लस अ। अब अ कहाँ आया? स्वर है। अ कहाँ आया? पीछे आया। तो जिसके पीछे स्वर हो वही कौन है? व्यंजन है। तो ध्यान देना, स्वरों के बिना व्यंजन अधूरे हैं, अपूर्ण है। इसीलिए यदि हम लोग छंद की बात करें ना, छंद मात्रा में भी इनको पूरा नंबर नहीं मिलता है। या तो ये आधे अक्षर कहाँ जुड़ते हैं? आगे वाले वर्ण के साथ जुड़कर अपने आप को पूर्ण करते हैं ना, इनका अस्तित्व नहीं है जब तक ये स्वर के साथ ना जुड़े। कंफर्म? चलिए एक और बात है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, व्यंजने स्वराणाम स्थिति कुत्र भवति? अग्रे, पश्चे, उभये, कुत्रापि न। आया समझ में कुछ? समझ में आया ना? एग्जाम में आ जाए ये प्रश्न तो समझ नहीं आएगा पूछ क्या रहे हैं। फिर से सुनना बढ़िया तरीके से। व्यंजने स्वराणाम स्थिति कुत्र भवति? अग्रे, पश्चे, उभये यानी दोनों जगह, या फिर कुत्रापि न, पश्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिख देते हैं, चलिए क्वेश्चन। यू आर फ्री टू राइट, है ना, आराम से लिखो, कोई समस्या नहीं। फर्स्ट सेकंड जो आना है आओ अब, है ना। वर्ण विचार शुरू करें। भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है वर्ण कहलाता है। वर्ण को दो भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो, ये पहली क्लास का कॉन्सेप्ट है, अथर्व की बुक में है, इस बार हिंदी में। आ रहा है समझ में? हम कंफ्यूज रहते हैं कई बार के वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। बिल्कुल पहली क्लास का टॉपिक है ये।
बिल्कुल फ्री हो जाओ तो बता दो मुझे। केवल मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो, हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया एक बार, है ना, कि हिंदी में वर्णमाला, है ना, हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें स्वर है फर्स्ट लाइन, और क से ग तक कौन है, व्यंजन है। स्वरों को हमने संस्कृत में परिभाषित किया स्वयं राजन्ते इति स्वराः, और व्यंजन को परिभाषित किया अन्वक भवन्ति इति व्यंजनम के नाम से। अब देखो और इंपॉर्टेंट संस्कृत में क्या चल रहा है। अब संस्कृत में जो स्वर हैं, ध्यान देना, उन स्वरों का नाम क्या है, अच है। संस्कृत में जो स्वर हैं उनका नाम क्या है, अच है। और संस्कृत में जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों का नाम क्या है, हल। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, हम लोग यहां लिख देते हैं हल, और यहां हम लिख देते हैं कौन, अच। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अच यानी वही फर्स्ट वाली लाइन, स्टार्टिंग की लाइन, और हल यानी वही लास्ट वाली लाइन। ठीक है ना, वर्णमाला सिखाऊंगी संस्कृत की कल। हम आज कह रहे हैं कि हिंदी की तरह ही संस्कृत में भी स्टार्टिंग की जो लाइंस है ना, उसको तो कह रहे हैं कौन, अच यानी कि स्वर, और व्यंजनों को कह रहे हैं लास्ट की लाइंस यानी कि हल। अब देखो, स्वर और व्यंजन सारे के सारे मिलेंगे तब जाके वर्ण बनेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर स्वर यानी कि सबसे पहला अक्षर यानी कि कौन, अ। व्यंजन यानी कि लास्ट अक्षर कौन, ल। यदि स्वरों का नाम बोले तो अच, व्यंजन व्यंजन इत्यस्य का संज्ञा, हल। और यदि वर्ण की क्या संज्ञा है तो अ, ल, ए, जेड। समझ में आया। यदि आप स्वर व्यंजन अंग्रेजी में बता रही हूं, ए टू एम ऐसा आधा भाग कर दो, ए टू एम स्वर है, ए टू एम स्वर है तो एन टू जेड व्यंजन है, तो ए टू जेड कौन है, वर्ण है। समझ में आया कुछ। तो उसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि अच कौन है, स्वर, हल कौन है, व्यंजन। तो शुरू का एक और लास्ट का एक ले लो, ये बन जाएंगे कौन, वर्ण। तो वर्ण के साथ आपको लिख देना है कौन, अल। ये नेट में प्रश्न आया हुआ है। संस्कृत व्याकरणे वर्णानाम का संज्ञा, अल संज्ञा। ठीक है, तीनों लिख देंगे अभी क्वेश्चन आंसर के रूप में। एक बार आप तो अच, हल और अल कर दो। चलिए आगे बढ़ो। आ जाइए। संस्कृत व्याकरण का संज्ञा, ये मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है। अब यदि स्वराणाम, व्यंजनानाम और वर्णानाम, समझ पाए प्रश्न लिखने का तरीका। संस्कृत व्याकरण स्वर्णाम का संज्ञा, व्यंजनानाम का संज्ञा, या फिर वर्णानाम का संज्ञा, कुछ भी प्रश्न पूछें तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों को तो हमने कह दिया कौन, अच, और व्यंजनों को कह दिया कौन, हल, और वर्णों को कह दिया कौन, अल। ठीक है, ये संज्ञा है।
हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में अच यानी स्वरों के कितने भेद हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। पूरा का पूरा वर्ण संज्ञा जो है पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग कल शुरू कर देंगे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत की वर्णमाला। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। दोपहर 12:30 बजे यानी कि ठीक 30 मिनट बाद आपकी संस्कृत शिक्षा नीति आयोग संगठन प्रमुख समितियां इनकी कक्षा रहेगी। तो 12:30 पर ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जयतु संस्कृतम।